हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो अपना ई लेक्चर है वो ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे हमने तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम के बारे में डेफिनेशन पढ़ी कि ब्रह्मांड का वह पार्ट जिसके बारे में हमें अध्ययन करना हो, जानना हो, विश्लेषण करना हो, उसको सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम अगर हीट एंड वर्क एंड एनर्जी का अध्ययन कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। लेकिन यहाँ हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दिस मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर करंट फ्लो हो, करंट आ सकता है, जा सकता है, उसका स्टोरेज कहाँ का इलेक्ट्रॉन बहता है, कंडक्टर के अंदर कहाँ बहता है। अगर करंट सेमीकंडक्टर के अंदर बहे तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहलाएगा। लेकिन यहाँ हम सिर्फ इसी की बात करेंगे कि कंडक्टर के अंदर बहे। तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो ऑटोमोटिव मीन्स ऐसी कोई मशीन या डिवाइस जिसके अंदर सेल्फ पावर से चलने वाली डिवाइस है, जो अंदर डेवलप करे और उसी से आगे बढ़े, मोटिव उसी से हो, तो उसी को ऑटोमोटिव कहते हैं या ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिस्टम हम यूज़ करते हैं उनकी हमें स्टडी करनी है। उनमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ में रहते हैं या कौन कौन सी डिवाइसें होती हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, उसी के बारे में डिटेल से हम आज स्टडी करेंगे। तो वेरियस इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन ऑटोमोबाइल व्हीकल, तो जनरली हम 5 प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेते हैं, जिसमें जो सबसे पहला प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो है द जनरेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरेशन मीन्स बिजली की उत्पत्ति, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे हम उसको जनरेट कर रहे हैं। इस तरह से जनरेट करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी या जो रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें। तो जनरेटर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो ऑटोमोबाइल के अंदर एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं और डीसी जनरेटर को डीसी जनरेटर या डायनेमो के नाम से जाना जाता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर अल्टरनेटर को ही काम में लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई 6 वोल्ट सिस्टम है किसी व्हीकल के अंदर, किसी में 12 वोल्ट, किसी में 24 वोल्ट सिस्टम। तो जनरली यूज़ आजकल अल्टरनेटर करते हैं। पहले डायनेमो यूज़ किया जाता था ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर। तो जो पहला पार्ट इसका जनरेशन है, तो उसके अंदर हम अल्टरनेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनका जो फंक्शन भी होगा, जनरेटर का क्या फंक्शन है? बिजली उत्पत्ति करना। ये 2 प्रकार के हो गए, एसी और डीसी जनरेटर। दूसरा, जो करंट जनरेट कर रहे हैं तो उसको स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। अपने घरों में जो लाइट आती है, इसको अपन अगर स्टोरेज नहीं करें तो जिस टाइम हमें यूज़ करनी है तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन उसका स्टोरेज नहीं होती। जहाँ तक सप्लाई करनी हो, पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई लाइन के थ्रू भेजी जाती है, उसका जनरली स्टोरेज नहीं करते, ये ऑन द टाइम यूज होती है। तो स्टोरेज बाकी टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो उस टाइम यूज़ करने के लिए स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उस रिसेस पीरियड में उसको यूज़ कर सकें। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर स्टोरेज के रूप में बैटरी को काम में लेते हैं। तो बैटरी एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोरेज कर लेते हैं और वापस इसको रीयूज कर सकते हैं, वापस इसको चार्ज कर सकते हैं। बैटरी के अलावा इसका जो तीसरा पार्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किस तरह से हम जो करंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे। तो इसका जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है रेगुलेटर। जनरेटर, बैटरी और रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का क्या काम रहता है? तो रेगुलेटर का काम ऑटोमोटिव व्हीकल के अंदर कि जब भी चार्ज किया जाता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो जब इंजन रनिंग कंडीशन में है तो इंजन के फैन बेल्ट से अल्टरनेटर चलाया जाता है। अल्टरनेटर वोल्टेज डेवलप करेगा तो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होगी। चार्ज होने के बाद में और चार्ज न हो, एक फिक्स वोल्ट तक ही चार्ज करे, उसके बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाए। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं रेगुलेटर, रेगुलेट करना। तो रेगुलेटर वर्ड कई जगह यूज होता है। सभी के अंदर रेगुलेट, नियमन करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, उसके कम या ज़्यादा उसको कंट्रोल करने का होता है। जैसे गैस रेगुलेटर की बात करें तो हम जनरली गैस को चलाते हैं तो उसमें रेगुलेटर होता है, तो वो फ्लो को कम ज़्यादा करता है। उससे जो गैस बर्नर जल रहा है उसके अंदर गैस का फ्लो कम ज़्यादा है, वो भी रेगुलेटर कहलाता है। इधर आप फैन की रेगुलेटर की बात करें तो उसकी अगर स्पीड बढ़ानी है घटानी है, उसमें भी रेगुलेटर काम में आता है। यहाँ जो रेगुलेटर है वो यही काम करता है कि हमने 12 वोल्ट की बैटरी को अगर 14 वोल्ट उसमें चार्जिंग सिस्टम फिक्स कर दिया तो 14 या 14 वोल्ट से जो ही ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, नहीं तो ओवर चार्ज बैटरी हो जाएगी। तो ओवर चार्जिंग के काफ़ी नुकसान है, बैटरी की प्लेटें खराब हो सकती है। तो पहला सिस्टम अपना कंप्लीट हुआ, ये सिस्टम है द जनरेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है अपना वो है द स्टार्टिंग सिस्टम। द स्टार्टिंग सिस्टम, तो इसके अंतर्गत क्या लेते हैं हम? स्टार्टर, क्रैंकिंग मोटर, ऐसी डिवाइस जो इंजन को स्टार्ट कर सके वो स्टार्टर कहलाएगा। उसको दूसरे नाम से हम क्रैंकिंग मोटर बोलते हैं, सेल्फ स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं। सिंपल आम बोलचाल की भाषा में जो मैकेनिक होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो उसको सेल्फ भी बोल देते हैं कि इसका सेल्फ खराब होगा। दिस मीन्स सेल्फ स्टार्टर की बात कर रहा है, क्रैंकिंग मोटर की बात करते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्टार्टिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। तो स्टार्टिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल के जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा करंट खींचने वाला सिस्टम होता है, या जो स्टार्टर होता है वो सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। तो ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है ऑटोमोबाइल में जो सबसे अधिक करंट कंज्यूम करती है या सबसे अधिक धारा प्रवाहित होती है? वो होता है स्टार्टर। इसी वजह से स्टार्टर को बैटरी से कम दूरी पर रखा जाता है। दूसरा, बैटरी और स्टार्टर के बीच में कोई फ्यूज़ नहीं लगाते, तो फ्यूज़ लगाएंगे तो फ्यूज़ उड़ जाएगा क्योंकि इसमें हेवी करंट फ्लो होता है। या तो फिर फ्यूज़ जो स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता उससे ज़्यादा का लगाएंगे तो चलेगा। तो जनरली इसमें फ्यूज़ नहीं लगाते हैं। स्टार्टर का हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टार्टर के बाद तो थर्ड सिस्टम आता है वो है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम क्या होता है? ये आईसी इंजन का मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर भी एसआई और सीआई। एसआई स्पार्क इग्निशन, तो स्पार्क इग्निशन इंजन के अंतर्गत काम में लिया जाता है इग्निशन सिस्टम।
तो जब भी कहीं भी इग्निशन वर्ड सुनाई दे तो मान लेना कि ये स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में कह रहे हैं, या पेट्रोल इंजन या गैस इंजन की बात चल रही है, डीजल इंजन के लिए नहीं। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगाया जाता है। तो इग्निशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जनरली इसके अंदर इग्निशन कोयल, सीबी पॉइंट, हाई टेंशन लीड्स, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग, ये पार्ट्स होते हैं इनके। इसका आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम दी गई बैटरी, जो भी बैटरी है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, उसके वोल्ट को बढ़ाकर 5000 से लेकर 25000 वोल्ट तक बढ़ाना, ये इग्निशन सिस्टम का काम है। सिर्फ बढ़ाने का मकसद नहीं, बढ़ाने के बाद एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, अप्रोक्सीमेट एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक या उसके एंड होने से थोड़ा सा पहले 20 डिग्री या 25 डिग्री, वो डिजाइन पर डिपेंड करेगा इंजन की, उस टाइम स्पार्क होगा। और स्पार्क दो इलेक्ट्रॉन के गैप के बीच में इलेक्ट्रॉन का बहना, उसी को स्पार्क बोलते हैं। और ये क्यों किया जाता है ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि पेट्रोल इंजन के अंदर एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक में जो अंदर का जो मिक्सर का तापमान है वो पेट्रोल के स्वतः प्रज्वलित तापमान से कम रहता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेट्रोल मिक्सर उससे कम रहता है तो पेट्रोल नहीं जलता है। वहाँ सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल भी है, लेकिन टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं पहुँचा। तो नहीं पहुँचा तो इंजन को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए स्पार्क की आवश्यकता पड़ती है। स्पार्क क्या करता है, स्पार्क जहाँ पर होता है उसके आसपास एक जो बहुत ही पतले लाइन के रूप में स्पार्क निकलता है, और उसी के आसपास जो पार्टिकल उस हीट के स्पार्क की रेंज में आ जाते हैं तो उनको ये एक्स्ट्रा हीट दे दी जाती है। वो पार्टिकल या उस स्पेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो इस मिक्सर का जितने रिक्वायरमेंट है जलने के लिए, ऑटो इंजन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो पेट्रोल इंजन में दहन स्पार्क से स्टार्ट होता है और फिर फ्लेम के रूप में आगे बढ़ते हुए पूरे जो मिक्सर उसका दहन हो जाता है। तो ये हुआ इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम के बाद में जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम के अंतर्गत कई प्रकार की लाइट आती है, जिसमें हेडलैम्प, टेल लैम्प, ब्रेक लाइट, तो काफ़ी सारी जो लाइटें इसके अंतर्गत आती है। तो लाइटिंग जहाँ भी कोई ग्लो या जो लाइट बत्ती हो, लैंप हो, उसको पूरे को एक अलग सेपरेट लाइटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट लाइट भी हो सकती है, पैनल लाइट हो सकती है, डिमर स्विच, लोअर बीम, अपर बीम ऑफ द हेडलाइट और टेल लाइट, नंबर प्लेट की लाइट, तो ये सभी लाइटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। लाइटिंग सिस्टम में जो हेडलाइट होती है उसमें करंट की मात्रा ज़्यादा बहती है, और जो टेल लाइट या जो इंडिकेटर लाइट होती है उसमें करंट कम होता है। तो जहाँ करंट कम होता है उनको डायरेक्ट भी स्विच के द्वारा चालू किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है उनमें जनरली रिले स्विच के द्वारा उनको स्टार्ट किया जाता है। रिले स्विच हम इसका डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो रिले स्विच में पॉइंट होते हैं, वाइब्रेट करते हैं पॉइंट, केबिन से जो ही हम लाइटिंग स्विच को ऑन करेंगे तो वो वहाँ से रिले के अंदर करंट जाएगा, रिले के अंदर मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट से जो पॉइंट कनेक्ट होंगे वहाँ से हेवी करंट रिले तक, पैनल से लेकर रिले तक स्मॉल करंट जाता है, मतलब कम मात्रा की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जो बैटरी से रिले और रिले से जो हेडलाइट तक जाता है वो ज़्यादा करंट रहता है। तो वहाँ पर वो पॉइंट कनेक्ट होने के बाद में लाइट तक धारा की मात्रा जाएगी, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं
लाइटिंग सिस्टम, और इनके अलावा जितने भी जो सिस्टम हैं उनको हम एसेसरीज के रूप में लेते हैं। इनके अलावा कौन कौन से बच गए? एक हॉर्न या बजर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पंप, कार हीटर, रेडियो, विंड स्क्रीन वाइपर, और आजकल जो बैक लाइट और बैक कैमरा, और काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, जैसे नेविगेशन सिस्टम है, कई गाड़ियों के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम आ रहा है, और डिस्प्ले है। तो बाकी जितनी भी जो आइटम्स है, जिन के अंदर करंट की आवश्यकता हो तो आएगी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत। इन सभी को हम एसेसरीज के रूप में रखते हैं। तो इस तरह से हमने जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिस्टम है उनके बारे में जाना। आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल। धन्यवाद, थैंक यू।